चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है, क्या हमारे देश में प्रावधान हैं, क्या मार्ग में बाधाएं चुनौतियां हैं, जो भी इससे जुड़े मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। सूचना आयोग बनाए गए हैं, CIC और SIC, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा होगी। सेकंड ARC ने कुछ सुझाव दिए हैं सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक होंगे सूचना के अधिकार में। तो सबसे पहले सूचना के अधिकार का अर्थ स्क्रीन पे आपके सामने है। तो छोटा सा एक डेफिनेशन या अर्थ है, सरकारी सूचना तक लोगों की पहुंच का अधिकार, और या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि लोगों तक सरकारी सूचना की पहुंच का अधिकार। तो सरकारी सूचना तक लोग पहुंच जाएं या लोगों तक सरकारी सूचना पहुंच जाए, जब ऐसा अधिकार मिल जाए लोगों को, तो उस अधिकार को सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की संज्ञा देते हैं। अधिकार मिल जाए तो केवल आपके हमारे कहने से नहीं होगा, वो या तो संसद कानून बना के दे दे, और या अगर संविधान में लिखा हो तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा। कानूनन अधिकार हो, बस बात ये है अब वो संविधान में लिखा हो और या किसी संसद के, या हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार के, राज्य विधानमंडल के कानून के द्वारा ये अधिकार। कानूनन अधिकार होता है तो हम जानते हैं कि फिर उसमें उत्तरदायित्व नहीं, फिर जवाबदेही का भाव होता है। संबंधित व्यक्ति या संस्थाएं फिर बाध्य हो जाते हैं कि वो हमें हमारा अधिकार दें, और हम भी कानून उस अधिकार को मांगने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। तो हमारी भी ताकत बढ़ जाती है वहाँ, उसमें टाल मटोल जैसी गुंजाइशें कम हो जाती हैं। तो सूचना के अधिकार में सरकारी सूचनाओं तक हमें पहुँच का अधिकार मिल जाता है। बहुत मामूली सा शुल्क जमा करके हम सरकार के किसी विभाग से उसके बारे में जो हमें ज़रूरी सूचनाएं चाहिए है, हम वो मांग सकते हैं। संबंधित विभाग निर्धारित अवधि में उन सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, और इसी अधिकार को सूचना का अधिकार कहा गया है। भारत में 12 अक्टूबर 2005 से हमें अखिल भारतीय स्तर पर ये अधिकार मिला हुआ है। कई राज्यों में उसके पहले से ये अधिकार मिल चुका था, लेकिन केंद्र स्तर पर 12 अक्टूबर को कानून लागू हुआ 2005 में। इस कानून ने केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी प्रावधान कर दिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर हमें ये अधिकार मिल गया 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना के अधिकार का विकास कैसे हुआ? सूचना के अधिकार का विकास कैसे हुआ, संक्षेप में यहाँ स्क्रीन पे कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। सबसे पहली जो चर्चा हुई थी सूचना के अधिकार की, वो 1948 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। मानवाधिकार मानव के मूलभूत अधिकार होते हैं, जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ी संस्था रही है।
उस संस्था को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो मानव के उन मूलभूत अधिकारों की पहचान करे। 10 दिसंबर 1948 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा की थी। करीब 100 के आसपास अधिकारों को मानवाधिकारों की सूची में रखा था। उन्हीं में से एक अधिकार सूचना का अधिकार भी था। तो ये सबसे पहली चर्चा थी सूचना के अधिकार के लिए, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार का दर्जा दिया था। मानवाधिकार मैंने बताया मानव के मूलभूत अधिकार जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक हों, तो सूचना का अधिकार ऐसा अधिकार माना गया। जब मानवाधिकार में शामिल किया गया तो फिर अब दुनिया के विभिन्न देशों में मांगे और आंदोलन शुरू हुए कि लोगों को ये अधिकार मिले। मानवाधिकार है, उनका मूलभूत अधिकार है। कुछ देशों के नाम लिखे हैं, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इन सब देशों के द्वारा दिया गया ये अधिकार लोगों को। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ 1975 में सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था आई थी। उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण वाद था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि जो सूचना का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। लिखा नहीं है संविधान में कहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मान्यता थी कि हमें जो विभिन्न तरह की स्वतंत्रताएं मिली हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और सूचना का अधिकार भी उसी का पार्ट है। जब हमें पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होंगी सरकार के बारे में, तभी तो वो जो स्वतंत्रता है बोलने की या अपने विचार व्यक्त करने की, तभी तो उस स्वतंत्रता के मतलब रहे होंगे। सरकार सूचना ही नहीं देगी तो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ मूल अधिकार का हिस्सा बता दिया तो अब हमारे देश में भी मांग और आंदोलन शुरू हुए कि फिर भाई अब हमें अपने देश में भी मिलना चाहिए अधिकार। हमारे यहाँ तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ के उसे मूल अधिकार का ही पार्ट बता दिया। लेकिन बस मांगे आंदोलन जो भी हुए, कुछ उसमें सीरियसली हुआ हो हमारे देश में, तो ऐसा नहीं था। जब 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, तब फिर सूचना के अधिकार की कहें कि तेजी आई, या उसके लिए जो मांग और आंदोलन हो रहे थे उनमें तेजी आई। सुशासन का मतलब जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन, और कैसे सुशासन होगा सो उसके लिए विश्व बैंक ने कुछ मानक और मापदंड बताए, पैरामीटर तय किए। उनमें से एक था प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी, और सूचना का अधिकार उसी पारदर्शिता और जनभागीदारी को सुनिश्चित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन। तो अब अगर हमें सुशासन लाना है तो फिर भागीदारी और पारदर्शिता करनी है, और उसके लिए फिर आरटीआई चाहिए। और सुशासन तो लाना है तभी वो एलपीजी सफल होगा, तभी एफडीआई आएगा देश में, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की साख अच्छी होगी। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा कहें कि मांग या दबाव भी सरकार के ऊपर की सूचना के अधिकार को लागू करने की दिशा में प्रभावशाली तरीके से कुछ कदम उठाए जाएं। तब फिर 1996 में हमारे देश में मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ।
चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस गुड गवर्नेंस के विषय वस्तु पे ये सम्मेलन हुआ, और उसी विषय वस्तु पे नेक्स्ट ईयर 97 में चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। इन दोनों सम्मेलनों में इस बात पर सहमति बनी कि भारत में भी भागीदारी के जितने जरूरी साधन हैं हम उन्हें अपनाएं। आरटीआई एक महत्वपूर्ण साधन है तो उसे अपनाया जाए। तो ये दो सम्मेलन मील के पत्थर माने जाते हैं हमारे देश में, सुशासन की स्थापना के संदर्भ में या प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाने के संदर्भ में, सिटीजन्स फ्रेंडली बनाने के संदर्भ में। आरटीआई को लागू करने पर सहमति बनी कि हम इसके लिए प्रयास करें। इसके तुरंत बाद कई राज्यों में काम शुरू हो गए। तमिलनाडु ने सूचना का अधिकार लागू कर दिया, राजस्थान में लागू हो गया, दिल्ली में लागू हो गया। कई राज्यों ने अपने यहाँ सूचना का अधिकार लागू कर लिया जब वो ये सम्मेलन हुए। तो इसके बाद इवन केंद्र सरकार ने भी प्रयास शुरू किए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कार्मिक मंत्री थे अरुण शौरी। एक कमेटी बनाई गई, कॉमन कॉज नामक एनजीओ, और कार्मिक मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को मिला के एक कमेटी बनाई गई, और उसे ये जिम्मा सौंपा गया कि दुनिया के जिन देशों में सूचना का अधिकार लागू है जाएं और स्टडी करें वहाँ के आरटीआई की। उस समय तक 1998 की अगर बात करें 1998, दुनिया के लगभग 20 के आसपास देश ऐसे थे जिनमें सूचना का अधिकार लागू था। तो कार्मिक मंत्रालय और कॉमन कॉज नामक एनजीओ की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई और उसे ये काम सौंपा गया कि उन 20 देशों के सूचना के अधिकार कानून की स्टडी करे, उनके प्रावधान देखे और फिर सरकार को सुझाव दे कि भारत में हम कैसे ये कानून लागू कर सकते हैं, क्या प्रावधान होने चाहिए उसके। किया कमेटी ने उन सारे देशों का भ्रमण, उनके कानूनों का अध्ययन किया, अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन कानूनों के जो प्रावधान अच्छे थे, हमारी परिस्थितियों के अनुरूप थे, लागू होने लायक थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए उस कमेटी ने एक मॉडल आरटीआई विधेयक का प्रारूप बना के दिया सरकार को। सरकार ने संसद में रखा, 2002 में पारित भी हो गया सूचना का अधिकार कानून, लेकिन किन्हीं वजहों से वो लागू नहीं हो सका। 2004 में सरकार परिवर्तन हुआ, एनडीए की जगह यूपीए की सरकार आई। उसने एनडीए सरकार के कानून को रिव्यू किया, कुछ सुधार संशोधन किए, और फाइनली जैसा आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून में ऐसा नहीं था कि केवल केंद्र सरकार के ही मंत्रालयों विभागों को शामिल किया गया हो, बल्कि राज्यों को भी, इवन स्थानीय निकायों को भी शामिल किया गया। तो जिन राज्यों ने अपने अलग कानून बनाए हुए थे उनका कोई औचित्य नहीं रह गया, वो स्वतः समाप्त हो गए। एक ये कॉमन कानून जो पूरे देश के लिए लगभग 15 15.5 साल हो चुके हैं इस कानून को लागू हुए हमारे देश में। तो ये सूचना के अधिकार की विकास यात्रा कहलाती है। अगर इस कानून के प्रमुख प्रावधान देखें आप, 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून बना उसके प्रमुख प्रावधान क्या। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, लेकिन ये तो हम उसी समय की बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो हमारे जो भी कानून थे, संविधान के प्रावधान थे, वो
ऐसे ही लागू होने में दिक्कतें थीं, राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होता था और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उनके अनुरूप हम कर सकते थे। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ। अब जब से 370 हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर की स्थिति भी देश के बाकी हिस्सों के भांति ही हो गई है। तो अब हमने, जब बाकी हिस्सों की भांति है जम्मू कश्मीर, तो इसलिए अब अंतर का कोई मतलब ही नहीं है, तो अब वहाँ भी लागू हो गया है आरटीआई। दूसरा देखिए, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन इसके दायरे में हैं। तो मैंने ये बताया पहले ही कि ये केवल केंद्र सरकार के ही मंत्रालयों, विभागों को लागू नहीं करता है, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी हैं, इसमें स्थानीय संस्थाएं या पंचायतें, नगर पालिकाएं भी हैं, और इसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी हैं जो सरकार से पैसा पा रहे हैं। फंडिंग सरकार से है तो मतलब जनता का पैसा लगा है, तो फिर वो भी आरटीआई के दायरे में, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे, कैसे कर रहे। जो सूचनाएं मांगी जाएंगी वो देनी होंगी। अगला प्रावधान देखें तो 10 रुपए का मामूली शुल्क जमा करके आवेदन किया जा सकता है आरटीआई में। 10 रुपए का शुल्क जमा करना है और हमें सरकार के किसी विभाग से कोई सूचना चाहिए है तो हम आवेदन कर सकते हैं। उसमें भी अगर बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं तो वो 10 रुपए का शुल्क भी जमा नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन किया जा सकता है। अगला देखिए, जन सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर सूचना देना होती है। हर विभाग में पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जो अधिकारी कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को पीआईओ बना दिया जाए, और या नई नियुक्तियां हों, वो जिस विभाग की जैसी स्थिति और ज़रूरत है डिसाइड हो। तो जो पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जन सूचना अधिकारी, उसके विभाग से जुड़े जितने आरटीआई एप्लीकेशन हैं वो उसके पास आएंगे। 30 दिन के अंदर वो मांगी गई सूचनाएं प्रदान करेगा। उसमें भी प्रावधान कि यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी होगी तो ऐसी सूचना 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध करवानी होगी। सूचना अगर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है तो 48 घंटे के अंदर, जब एप्लीकेशन मिली है उससे 48 घंटे। जो सूचना मांगी है अगर वो सूचना नहीं मिली, आधी अधूरी सूचना मिली, कुछ छुपा लिया गया, गलत सूचना मिली, समय पे सूचना नहीं मिली, तो फिर अपील की व्यवस्था की गई है। जन सूचना अधिकारी के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। पहले उसी विभाग में जो जन सूचना अधिकारी का सीनियर है वहाँ शिकायत करें, वहाँ भी यथोचित कार्यवाही नहीं होती है, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर राज्य में राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की गई है, हम वहाँ अपील कर सकते हैं।
जन सूचना अधिकारी के पास जेन्युइन रीजन नहीं है देरी का, या गलत सूचना क्यों दी या क्यों आधी अधूरी सूचना दी, अगर कोई इसके पीछे उपयुक्त कारण नहीं बता पा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माने और दंड लगाए जा सकते हैं, उसका प्रावधान कर दिया गया कानून में। और प्लस इस तरह की सूचनाएं जो देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा से जुड़ी हैं, इन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, तो उस तरह की सूचनाओं को इस अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया। मतलब इस तरह की सूचनाएं हम नहीं मांग सकते या संबंधित विभाग इस तरह की सूचनाएं देने से मना कर सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रावधान हैं सूचना के अधिकार कानून 2005 के। इस कानून में हम बात कर रहे हैं कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की गई है। क्या प्रावधान है उनके लिए, देखिए यहाँ स्क्रीन पे कि सूचना का अधिकार कानून में यह प्रावधान किया गया है कि इस कानून के क्रियान्वयन एवं संरक्षण के लिए केंद्र सरकार राजपत्र या गजट में अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग के नाम की एक निकाय बनाएगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे जाएं। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधानों को रेखांकित किया गया। क्या प्रावधान, तो वो देखिए हैं स्क्रीन पे। पहला कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे। मतलब एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयोग, और 10 अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अधिकतम 10। अब सरकार की मर्जी है कि कितने, हाँ ब्रैकेट में लिखा है कि 4, तो मतलब उतने तो रहें, 8 या वो 6 वो 5 या ये सरकार की मर्जी। दूसरा देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कमेटी समय बनेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी, पीएम हेड होंगे, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य होंगे। तो मतलब 2 सदस्य और पीएम उसके अध्यक्ष। ये समिति सुझाव देगी राष्ट्रपति को नामों का, और तब फिर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अगला देखिए, अगला है कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त पद के लिए ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो विधि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा,
प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान रखते हों और ख्याति प्राप्त। तो एक तरह से आप देखिए, पहले पॉइंट में सदस्य संख्या बताई गई है, दूसरे पॉइंट में नियुक्ति कैसे होगी वो बताया गया है, इस तीसरे पॉइंट में योग्यताएं हैं कि किन लोगों की नियुक्ति हो सकती है इन पदों पे। तो विधि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन, इन चीज़ों के जानकार, ख्याति प्राप्त। चौथा देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। तो भाई हम एमपी एमएलए को नहीं बना सकते सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त, या जो लोग हैं आए सूचना आयुक्त वो एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते, ना ही कोई अन्य लाभ का पद स्वीकार कर सकते हैं, कोई और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकते, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हो सकते, कोई अपना निजी कारोबार नहीं कर सकते। तो ज़्यादा निष्पक्ष होकर काम हो सकें तो इसके लिए ये प्रावधान कर दिया गया। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एक तरह से कि किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ें, एमपी एमएलए नहीं, कोई और दूसरा लाभ का पद नहीं तो सरकार के लालच में आ जाएंगे, डर जाएंगे। और पांचवा देखिए तो इसमें कार्यकाल की व्यवस्था है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होगी। तो 5 साल या 65 वर्ष जो पहले होगा तब तक ये लोग अपने पद पर काम करेंगे और उन्हें प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाएगी, दोबारा ये नियुक्त नहीं हो सकते अपने पद पे। तो ये इस कानून में प्रावधान कर दिए गए केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, कार्यकाल, योग्यताओं के बारे में। राज्य सूचना आयोग के लिए भी व्यवस्था की गई, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। तो अब लिखा है प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और राज्य सूचना आयोग के नाम से निकाय का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से कम ब्रैकेट में वही 4 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो सेम वही सदस्य संख्या कितनी, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए वही राज्य सूचना आयोग के लिए। नियुक्ति कैसे होगी तो सेम है, वहाँ पीएम की अध्यक्षता में कमेटी, यहाँ सीएम की अध्यक्षता में, वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, यहाँ राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। सो देखिए कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होंगे और विधानसभा में विपक्ष का नेता और प्रदेश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जिसे मुख्यमंत्री चाहें वो सदस्य होगा। तो सेम प्रोविज़न, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, पीएम की जगह सीएम। है नहीं, सेकेंड आरसी ने सुझाव दिया था, लेकिन वो ये जो हम अभी मूल कानून की बात कर रहे हैं कि मूल कानून में जो प्रावधान किया गया,
इन पदों के लिए वही योग्यता चाहिए जो केंद्रीय सूचना आयुक्त, योग्यताएं सेम, कार्यकाल भी सेम, मतलब 5 साल या 65 वर्ष जो पहले पूरा होगा, तो सारे प्रावधान इनके लिए भी वही। तो राज्य में राज्य सूचना आयोग बनाए जाएंगे। काम क्या होगा इनका? सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य क्या होंगे? तो देखिए लिखा है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। अब उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं। जो किसी केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध नहीं कर सका क्योंकि अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं है, किसी ने नहीं करी अभी लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति, तो फिर वो इनके पास आए, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जिससे जुड़ा मैटर है, तो ये उसकी शिकायत को लें। या लोक सूचना अधिकारी ने इसके अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसे आवेदन भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, नियुक्ति तो हो गई लेकिन उसने आवेदन लेने से ही मना कर दिया, तो फिर चले जाइए केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास, वो शिकायत स्वीकार करें। दूसरी बात, उसके द्वारा मांगी गई सूचना देने से इनकार कर दिया हो। जो सूचना उसने मांगी, आवेदन तो लिया, लेकिन जब देखा कि अरे ये सूचना नहीं, ये सूचना हम नहीं दे सकते, गोपनीय है, कानून के दायरे में नहीं है, तो उसके द्वारा मांगी गई सूचना देने से इनकार कर दिया हो। तीसरा, समय सीमा के भीतर आवेदन का कोई जवाब नहीं मिला हो। 30 दिन की समय सीमा है, आपने ना सूचना दी है, ना कोई यथोचित कारण बताया है उस सूचना ना देने के पीछे, तो चले जाएं हम सूचना आयोग में। राज्य सरकार के विभागों से जुड़ा मामला है तो राज्य सूचना आयोग में जाएं, और केंद्र सरकार के विभागों से जुड़ा मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में आएं। अगला, यदि वह मानता है कि उससे गैर वाजिब शुल्क लिया गया, किसी व्यक्ति को लग रहा है कि अनावश्यक पैसे की डिमांड की गई है, तो वो शिकायत कर सकता है आयोग के सामने। या उसे विश्वास है कि उसे जो सूचना दी गई है वो आधी अधूरी सूचना है, गलत सूचना है, तो भी फिर वो आयोग के पास आके शिकायत कर सकता है। तो इन सब कंडीशंस में कोई व्यक्ति, आवेदक राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है। सूचना आयोग जो भी निर्णय देगा उसको केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सिविल कोर्ट्स में नहीं। तो ये सूचना आयोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए सूचना के अधिकार कानून में। अगर जो ये कानून बना, लागू हुआ हमारे देश में, इसकी कुछ कमियों की बात करें, फ़ायदे बहुत सारे हम जानते हैं, वही भागीदारी वाले फ़ायदे हैं सब। भागीदारी